दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये प्रैक्टिस सेट विभिन्न राज्यों जैसे उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किए जाने वाले अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। यहाँ पर कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें 4 विचारकों के नाम आपको दिए गए हैं, टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, हेराल्ड लास्की और जेरेमी बेंथम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है, देखिए कौन से विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम, यानी बी और डी। आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बी और डी यानी जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारकों की श्रेणी में नहीं है। कैसे? तो देखिए प्रतिबंधों के अभाव की दृष्टि से स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है। एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में समर्थ हो और राज्य उसके रास्ते में कोई रुकावट न पैदा करे, नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता कहलाती है। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में असमर्थ हो और राज्य उसकी असमर्थता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए, वो सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता कहलाती है। तो टी.एच. ग्रीन और हेराल्ड जोसेफ लास्की ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में शामिल हैं, जबकि जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जे.एस. मिल के द्वारा किया गया है, आपको बताना है। महिलाओं के अधिकार, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक और पितृसत्तात्मकता। तो इसमें से आपको बताना है कि किस पहलू का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया है, या फिर आपको ये बताना है कि किन किन का समर्थन जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महिलाओं के अधिकार और विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, यानी ए और सी इन 2 ऑप्शंस का उत्तर आपका सही होगा। इनका बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने महिलाओं के अधिकार और विवाहित महिला संपत्ति विधेयक का बचाव किया और जे.एस. मिल 19वीं शताब्दी के उन महान दार्शनिकों और विचारकों में से थे जिन्होंने स्त्री मुक्ति या स्त्री स्वाधीनता का जोरदार समर्थन किया था। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1882 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित महिलाओं की संपत्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और इसके द्वारा विवाहित महिलाओं को संपत्ति के संबंध में और अधिक अधिकार प्रदान किए गए। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में आपकी संकल्पनाएं दी गई हैं और सूची 2 में विचारकों का समूह दिया गया है। तो वर्ग के रूप में राज्य, तो राज्य एक वर्ग के रूप में इसका समर्थन आप देखिए मार्क्स और लेनिन के द्वारा किया गया है। मार्क्स और लेनिन के द्वारा वर्ग के रूप में राज्य का समर्थन या ये संकल्पना प्रस्तुत की गई है। नैतिक जीवन के रूप में राज्य, तो नैतिक जीवन के रूप में राज्य ये आदर्शवादी विचारक जो हैं रूसो, हीगल और ग्रीन, ये नैतिक जीवन के रूप में राज्य की संकल्पना करते हैं। शक्ति के रूप में जो राज्य है, तो आप देखिए शक्ति के रूप में राज्य मैकियावेली और हाब्स ने,
और न्यूनतम राज्य, ये हेयक और नोजिक के द्वारा इस विचार का समर्थन किया गया है। तो ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। अगर आप देखें तो आप इन विचारकों को इनके आधार पर सुमेलित कर सकते हैं। 3, 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई मानव विकास की अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई मानव विकास की अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए, और ये प्रश्न ऐसा है कि जब आप मार्क्सवाद पूरी तरह से पढ़ेंगे तब आप इसका उत्तर दे पाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आदिम समाज यानी 2, उसके बाद आता है दास समाज 1, इसके बाद सामंती समाज या फ्यूडलिज्म आता है, तो ये 4, और फिर उसके बाद पूंजीवादी समाज आता है 5, फिर लास्ट में जो अंतिम परिणत है वो साम्यवादी समाज की है। तो 2, 1, 4, 5, 3, कौन सा ऑप्शन? आप देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मार्क्स ने मानव विकास की अवस्थाओं को आर्थिक अथवा उत्पादन प्रणाली के आधार पर कुछ अवस्थाओं में बांटा था, और मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास की उत्कृष्ट अवस्था साम्यवाद होती है। उसमें आदिम समाज पहले आता है, फिर दास समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज, और सबसे लास्ट में साम्यवादी समाज आता है, जहाँ पर न तो राज्य रह जाता है और न ही कोई वर्ग रह जाता है, यानी ये एक समता आधारित शोषण विहीन समाज होता है साम्यवाद। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? अलगाव का सिद्धांत, तो ये मार्क्स से संबंधित है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये भी है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ये भी मार्क्स से संबंधित है। तो अंतिम ऑप्शन बचा परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव, ये मार्क्स से संबंधित नहीं है, यही पूछा भी गया है। थियरी ऑफ एलियनेशन यानी अलगाव का सिद्धांत, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ये सब कार्ल मार्क्स से संबंधित है। परिवार, निजी संपत्ति और राज्य के उद्भव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप जान लीजिए, मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, और राइनलैंड नामक प्रांत में इनका जन्म हुआ था। दास कैपिटल जो 1800, देखिए दास कैपिटल जिसका हिंदी अर्थ होता है पूंजी, ये 1867 में प्रकाशित मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, मार्क्स जो है नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का उदय 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद और राष्ट्र राज्य के उद्भव के समय हुआ। धन और सत्ता जब व्यापारी, पूंजीपतियों और राजाओं के हाथ में केंद्रित हो गई, तब धन संपदा के प्रबंधन और सत्ता के संचालन के लिए विशेष तंत्र की आवश्यकता होने लगी, और ये तंत्र नौकरशाही था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आपको रटा होना चाहिए। तो ये कथन लेनिन का है, V.A. लेनिन। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, इस कथन का उल्लेख लेनिन ने 1916 में अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, देखिए 1916 में लेनिन के द्वारा यही पुस्तक प्रकाशित की गई कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण। इसमें उन्होंने लिखा है कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद का चरम विकास नहीं हुआ है, वहाँ साम्राज्यवाद को ही लेनिन ने समाजवादी क्रांति की पूर्व वेला या पूर्व पीठिका माना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर माओ यानी माओ त्से-तुंग। ये कथन माओ त्से-तुंग का है। माओ आधुनिक चीन के साम्यवादी नेता और विचारक थे, जिसने क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहारवाद को चीन की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। और माओ का जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है वो है कि सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है।
अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान और भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? मिल, लॉक, आइजिया बर्लिन या F.A. हेयर? तो सही उत्तर ये J.S. मिल का कथन है, याद रखिएगा। दोस्तों, J.S. मिल स्वतंत्रता के महान पुजारी थे। मनुष्य के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान और भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। ये कथन मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी में है। ऑन लिबर्टी जो है कई बार पूछा भी जाता है। ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? तो ये J.S. मिल की रचना है, जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से हैं, आपको बताना है। तो कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के जो उद्देश्य हैं उनको विकल्प के आधार पर आपको चयन करना है। अनार्जित का अधिग्रहण, अर्जित का प्रस्तुतिकरण, इसके अलावा देखिए संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का उचित वितरण, ये कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य हैं। राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो सही उत्तर A, B, D और E। देखिए, अनार्जित का अधिग्रहण, अर्जित का प्रस्तुतिकरण, संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का उचित वितरण, ये कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य हैं। ऑप्शन D आपका सही उत्तर है। दंड नीति के अनुसार अपराध जो है, अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने दैहिक, कायिक, आर्थिक दंड का समर्थन किया है और कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की प्रस्तुति की थी और उसका कहना है कि दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, नीचे दो सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग, जबकि सूची 2 में मानव शरीर के अंग हैं। इन दोनों सूचियों को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। आमात्य, तो आमात्य जो है ये राज्य की आंखें हैं। सुहृद, सुहृद जो है ये कान होते हैं। दुर्ग क्या है? दुर्ग आप जान लीजिए ये राज्य की भुजाएं होती हैं और कोश उसका मुख होता है। तो मिलान कैसे हो गया? 2, 4, 3 और 1। 2, 4, 3 और 1, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य से संबंधित अगला प्रश्न भी है कि कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने राजनीति के लिए एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था, बिल्कुल सही है। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, तो ये सही नहीं है। और पहली बार भारत में उन्होंने एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका सही नहीं है। कौटिल्य को नीतिशास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय नहीं दिया जाता है। वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। कौटिल्य ने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राजव्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था और कौटिल्य ने ही पहली बार भारत में एक सुदृढ़ यानी मजबूत राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। उनके अनुसार देश को दुर्बल बनाने वाले छोटे छोटे राज्यों को तोड़कर उन्हें अच्छी तरह से संगठित किया जाए ताकि केंद्रीय समाज की स्थापना हो सके। और नीति शास्त्र की परंपरा की शुरुआत कामंदक नीति से मानी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, कौटिल्य ने सरकारी धन के गबन के कुल 40 तरीकों का उल्लेख किया है। यानी आप देखिए, सरकारी धन का गबन या उसका दुरुपयोग या भ्रष्टाचार बहुत पहले से ही समाज में प्रचलित रहा है और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया है। अर्थशास्त्र के अधिकरण 2 के अध्याय 8 और 9 में कौटिल्य ने वित्त कोष के खाली होने के कारणों या उसमें कर्मचारियों की भूमिका और उनमें वित्तीय अपराधों पर जुर्माने का भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? स्वामी, अमात्य,
वर्ण व्यवस्था या दंड। तो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसके राज्य के 7 अंग होते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र। इसमें वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था जो है कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी के सर्वोदय अवधारणा के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण, बहुमत दल की सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा या समाज के सभी वर्गों का कल्याण। तो इसमें दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो आप सर्वोदय का अर्थ क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यानी सभी का उदय या सभी का उन्नयन। तो गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की बात करता है। इसका अर्थ सबका उदय या उत्थान होता है और सर्वोदय एक ऐसी विचारधारा या जीवन पद्धति है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित होती, ताकि जब लोग अहिंसा को जीवन का नियम बना लेंगे तब समाज में किसी का किसी के प्रति बैर भाव या विरोध नहीं रहेगा और सब मिलकर सबके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो इसमें सही उत्तर समाज के सभी वर्गों का कल्याण, केवल 4 आपका हो जाएगा सर्वोदय की अवधारणा के बारे में। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें पुस्तकें और विचारकों का मिलान आपको करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तकें और विचारकों का मिलान आपको करना है। तो आप देखिए, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म ये पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा कब लिखी गई थी, 1963 में। तो यहाँ पर मैं वर्ष लिख दे रहा हूँ, 1963 में मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म ये भारत के समाजवादी चिंतक और विचारक राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी। गांधी एंड गांधीज्म ये BR अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है। सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल ये 1940 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक अरविंदो या महर्षि अरविंद हैं। इसके अलावा गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है 1910 में, और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसी कृति के लिए मिला था। तो 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी किस में विश्वास करते थे। अगर साध्य और साधन की बात की जाए तो आप पढ़े होंगे कि गांधी जी साधन और साध्य दोनों की जो है सुचिता और उनके उत्तम प्रकृति का होने या न्यायसंगत होने पर विश्वास करते थे। तो गांधी जी साधन और साध्य, देखिए साधन और साध्य दोनों के न्याय संगतता की बात की है गांधी जी ने। गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर विश्वास करते थे। गांधी जी मैकियावेली की इस धारणा से असहमत थे कि साध्य साधनों का औचित्य निर्धारण करते हैं। गांधी जी का कहना है कि साध्य का निर्माण साधनों से होता है। जैसे हमारे साधन होंगे वैसे ही हमारा साध्य होगा, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए गांधी जी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 समाचार पत्र दिए गए हैं। इनके आधार पर, कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो केसरी ये तिलक से संबंधित है, मराठा तिलक से संबंधित है, सुधारक नहीं है, हरिजन नहीं है। तो 3 और 4 ये तिलक से संबंधित समाचार पत्र नहीं है। आप जान लीजिए कि हरिजन समाचार पत्र का संबंध तिलक से नहीं है। महात्मा गांधी ने 1933 में एक सामयिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन शुरू किया था। और जो सुधारक पत्र है, सुधारक किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिजन समाचार पत्र का संबंध महात्मा गांधी से है, तिलक से नहीं। और इस पत्र में गांधी जी ने अस्पृश्यता को सामाजिक बुराई बताया था। गांधी जी ने, आप देखिए, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया था। गांधी जी ने गुजराती में हरिजन बंधु, हरिजन सेवक हिंदी में और अंग्रेजी में हरिजन का प्रकाशन किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुधारक आप बताइएगा कि इसके जो है इस पत्र का संबंध किससे है।
गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है सुधारक पत्र। एक देखिए बहुत ही नया प्रकार का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में किसने कहा मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि भाषा के आधार पर भारत के प्रांतों का पुनर्गठन हो, जिससे जातीय और सांस्कृतिक तनाव हो तथा प्रांतों की एकजुटता को जिससे जातीय और सांस्कृतिक एकरूपता हो और प्रांतों की एकजुटता को बल मिले। वो प्रादेशिक भाषाओं और लिपियों के संरक्षण की बात तो करते थे, लेकिन वह उन्हें प्रांतों की सरकारी कामकाज की भाषा का स्तर देने के पक्षधर नहीं थे और उनका कहना था कि ऐसा करने से राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंच सकता था। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण दिए गए हैं और कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। कथन है कि गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल सही है। कारण है कि उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांधी जी ने भौतिक सभ्यता या भौतिक प्रगति के स्थान पर आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति की बात की थी। उन्होंने औद्योगिक क्रांति को नापसंद किया था। उनका कहना था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है, आपको बताना है। आप सभी जानते हैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है। ऑप्शन देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो सही उत्तर है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और ये राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है, विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है और संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्तियां प्राप्त करते हैं। शासन के सभी अंगों को अधिकार और शक्तियां संविधान से ही मिलती है। भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक? तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हमने कई बार चर्चा किया है, इस पर हमने चैप्टर भी बनाए हैं। संसदीय शासन प्रणाली वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है और इसमें जो कार्यपालिका यानी सरकार का कोर ग्रुप होता है वो विधायिका का भाग होता है और कार्यपालिका विधायिका या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती हैं और जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगला प्रश्न है, देखिए इसी से रिलेटेड हमने जिस पे वार्ता की है कि संसदीय शासन व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था वाली सरकार ये होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है संसदीय शासन व्यवस्था एक है और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और व्यवस्थापिका जो है व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। साथ ही संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, यानी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहले संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी, आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन व्यवस्था यूएसए या अमेरिका में, उसी तरह जो
पार्लियामेंट्री या संसदात्मक शासन व्यवस्था है सबसे पहले, ये ब्रिटेन या यूके में प्रचलित हुआ था। पुष्पेश पंत ने अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? ये देखिए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस तरह से भिन्न है। ऑप्शन है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली की वजह से भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अलग है। और इसके अलावा वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है आपको बताना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो तथ्य दिए गए हैं और दिए गए कूट के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इस जो ब्रिटिश मॉडल होता है वहाँ पर संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वहाँ संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो किसी विधि का सृजन कर सकती है या किसी विधि को समाप्त कर सकती है। लेकिन भारतीय मॉडल में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की जो विधि निर्माण की शक्ति है लिखित संविधान के द्वारा सीमित है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद 1973 में ऐतिहासिक निर्णय जो दिया गया उसमें उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, फिर भी ये निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या फंडामेंटल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है संसद द्वारा। तो इस तरह से जो है कथन एक सही हो जाएगा और कथन दो भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप समझ लीजिए, ब्रिटिश मॉडल वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। तो सही उत्तर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने मूल अधिकारों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, जो संविधान सभा में बहस हुई थी उसमें कहा था कि ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स दोस्तों ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य के कार्यों के विरुद्ध या राज्य के कृत्य के विरुद्ध नागरिकों को एक गारंटी के रूप में है। इनको केवल आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है?
ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ये उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म के सिद्धांत को अपनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और भारत के संविधान निर्माताओं ने इसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? नीति निर्देशक तत्व, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं न कार्यपालिका के, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें या संस्तुतियां हैं। MC शीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार और कानूनी अधिकार नहीं रखते हैं, कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ये सभी राज्य की क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए जो है एक ऐसे उनकी इच्छा पर निर्भर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सेंटर स्टेट रिलेशन प्रभावित होते हैं किससे? भारत में केंद्र राज्य संबंध किससे प्रभावित होते हैं आपको बताना है। संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से या हुक्म चलाने की प्रबलता से। तो सही उत्तर है 1, 2, 3, 4, इन सभी से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। कैसे? दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य जो बेहतर संबंध हैं उनकी स्थापना के लिए उनके बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया है और भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में ये देखने में आता है कि केंद्र और राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दल की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य की संघीय व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध तो बिल्कुल सही है, राज्यों के मध्य संबंध सही है, समन्वय के लिए तंत्र सही है और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र सही है। तो ये चारों ही जो कथन हैं, चारों ही पॉइंट हैं आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही चीज़ें शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है आपको बताना है। कैबिनेट का हिंदी मंत्रिमंडल होता है। तो कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? देखिए, शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण, तो इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है ये कैबिनेट का अर्थ होता है। और इसमें क्या होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री? किसके सहित? प्रधानमंत्री सहित। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में किया गया है और वो भी संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था।
अगला प्रश्न है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहाँ पर? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कैबिनेट, देखिए कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, वो अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेंगे जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। संघ का मंत्रिमंडल का मतलब ये है संघ का जो कैबिनेट है। तो और ये व्यवस्था जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आसान सा प्रश्न है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये देखिए 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर बने थे। अगला प्रश्न है पहले स्पीकर यानी पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो सही उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमारे पहले ही लोकसभा अध्यक्ष थे। दोस्तों 15 दिसंबर 1954 को आचार्य JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया और इनके विरुद्ध ये प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? ये हुआ था 28 जनवरी 1950। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना जो है ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस कमेटी द्वारा प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था? आपको बताना है। हरेंद्र कुमार सेन समिति, वरदाचारी समिति या सप्रू समिति? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सप्रू यानी सर तेज बहादुर सप्रू समिति, ये थी 1945 की। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित कमेटी 1945 की प्रकाशित रिपोर्ट के तहत की गई अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया था और संविधान सभा द्वारा न्यायपालिका संबंधी प्रावधानों को प्रारूपित करने के लिए उच्चतम न्यायालय पर अस्थायी समिति का गठन किया गया था, जिसमें एस वरदाचारी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, BL मित्र, KM मुंशी और BN राव शामिल थे और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 मई 1947 को सौंपी थी। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है। तो जुडिशियल रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा। दोस्तों न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों और प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना है जो संविधान का अतिक्रमण करते हों। ये न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहलाते हैं। जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुई थी और भारत में संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं और अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों में ये शक्ति निहित हैं। तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है कहाँ? केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में और भारत और यूएसए दोनों में। तो यूके में तो न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित ही नहीं है, भारत में है और यूएसए दोनों में।
तो भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था प्रचलित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, देखिए जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सहायक आचार्य, इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अतिरिक्त शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी, आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा अन्य राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विषय से आयोजित जो अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।